अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके लिए मॉडल पेपर, पीसी का पेपर, आदम जी का पेपर, डीजे साइंस कॉलेज का पेपर और दिल्ली कॉलेज का पेपर सॉल्व करके डाल दिया, जिसमें से मॉडल पेपर और जो है ना पीसी आदम जी के पेपर का एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। मैंने जो है ना पीसी, डीजे एंड जो है ना दिल्ली कॉलेज का एमसीक्यूज मैंने सॉल्व नहीं किया था। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये तीनों एमसीक्यूज एक साथ सॉल्व करके डाल रहा हूँ, तो आपके लिए आसानी हो। मैं नाम लिख दूंगा अलग अलग कॉलेज के कि इन कॉलेज का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपके लिए टारगेट पेपर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, तो देख लीजिएगा वो आप। आइए हम सॉल्व करते हैं। डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का जो है ना सेक्शन ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यानी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1। तो आइए डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का जो है ना सेक्शन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 ये दिया हुआ है, कह रहा मॉडुलस एक्स प्लस 5 आउटा इक्वल। इसका मॉडुलस निकालना है, हमें पता है मॉडुलस निकालने का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ले, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -16 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस -16 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 आउटा हो जाएगा। ऑप्शन में दिया भाई आपके पास प्लस माइनस 4 आउटा। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर है प्लस माइनस 4 आउटा 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा है कि हमें सॉल्व करना है। हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये तो वैसे ही आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तेजी से। 1 प्लस आउटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आउटा होल स्क्वायर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप पहले अंदर वाला सॉल्व कर लें फिर स्क्वायर कर लें या स्क्वायर करके सॉल्व कर लें। मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ इसका। ये हो जाएगा 1 माइनस आउटा इंटू 1 प्लस आउटा। इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं ना, स्क्वायर ऊपर वाले को फार्मूले से खोल दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आउटा स्क्वायर, और नीचे वाला भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 1 प्लस 2 आउटा -1। स्क्वायर चल रहा है इस पर, और 1 का स्क्वायर 1, आउटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 आउटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल है, आउटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल होता है। तो 2 का आंसर हमारे पास -1 है। ये देखिए मैंने इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 प्लस आउटा से, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ओपन कर लिया, नीचे फार्मूला लगा दिया, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लिया हमने इसे। तो ये 2 था एमसीक्यूज नंबर। एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 डेफिनेशन है, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है स्क्वायर फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे इसके। फॉर विच ए आई जे इक्वल टू 0 एंड ए लेस देन, ए आई जे के बारे में कह रहा इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन जे है। सही है ना। तो देन हमारे पास कंडीशन कह रहा है कि ए स्क्वायर क्या कहलाएगा हमारे पास। इसमें मुख्तलिफ कंडीशन लिखी हुई है हमारे पास। पहला लिखा हुआ है कि अपर ट्राइंगुलर, सही है ना। ए लेस देन जे है, अगर ए ग्रेटर देन जे होता तो ये कहलाता अपर ट्राइंगुलर। ए लेस देन जे है, लिहाजा ये कहलाएगा लोअर ट्राइंगुलर, यानी यूनिट मैट्रिक्स में बनेगा लोअर ट्राइंगुलर में। डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है, तो इसे हम लिखेंगे लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। इससे पहचानेंगे ए ग्रेटर देन जे होगा तो अपर ट्राइंगुलर, और लेस देन जे होगा तो जो है ना लोअर ट्राइंगुलर या ब्लो ट्राइंगुलर कहलाएगा। 3 था ये हमारे पास। 4 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इन एक्विलेंट फॉर्म। ये भी डेफिनेशन है कि किसी में एक्विलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कहलाता है हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक की डेफिनेशन यही है, रैंक कहलाता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में कह रहा था को फैक्टर ऑफ A22 का हमने को फैक्टर निकालना है। मैट्रिक्स ये दिया हुआ हमारे पास 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 0 2 2 1, और दिया हुआ है 4 5 माइनस 1। हमें कह रहा है A22 निकालना, को फैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 2 प्लस 1 2। ये रहा A21 A22, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 1 0 4 और -1। तो -1 पर पावर 4 का मतलब वर्ग, ये -1 -0, तो ये आ जाएगा -1। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 0 -1 1 2, तो -1 आएगा। पार्ट नंबर 6 यानी एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के।
तो देन हमें वो कह रहा है कि एंगल बिटवीन जो है ना ए एंड बी के दरमियान जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो ये होगा π/4 का। देखिए ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया साइन थीटा और वहाँ कॉस थीटा बच गया, इसे यहाँ ले आए तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1 के। टेन इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री का होता है। तो π/4। 7 7 में दिया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 7 में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वो कह रहा है कि जो है ना कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने बनेंगे यूनिट लेंथ के जो परपेंडिकुलर हो दो प्लेन पर, ए और बी पर। तो ये जो है ना नंबर ऑफ वेक्टर उतने ही बनेंगे जितने हमारे पास वेक्टर गिवन होगा। दो वेक्टर गिवन हो तो दो बनेंगे, तीन वेक्टर गिवन हो तो थ्री बनेंगे। तो यहाँ दो वेक्टर गिवन है, ए और बी, तो दो बनेंगे हमारे पास। नंबर 8 में कह रहा है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइनाइट कब होगा, जब आर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो जाएगा। सही है, ये डेफिनेशन है हमारे पास। वो कह रहा है a-b, ये पीसी के पेपर में एमसीक्यूज है। नाइन में कह रहा है a-b डिवाइडेड बाई b-c इक्वल टू a/b। ए बी सी क्या फॉर्म करेंगे, ये कंडीशन दी हुई है, a-b डिवाइडेड बाई b-c इक्वल है a/b के। तो ए बी सी क्या फॉर्म करेंगे, ए पी फॉर्म करेंगे, जी पी फॉर्म करेंगे, एच पी फॉर्म करेंगे, नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। सही है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी से ए सी कैंसिल, ए सी इक्वल हो बी स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी के। तो बी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए सी के, विच इज कंडीशन ऑफ जी पी। जीपी का कंडीशन है, अगर हम जीपी बिटवीन टू वैल्यूज ए एंड बी के दरमियान जीपी निकालेंगे तो हमारे पास ये आता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये जीपी फॉर्म करेगा 9। 9 का आंसर है जीपी। अच्छा जी, इसमें एक सवाल ये दिया हुआ है 10 में। 10 में लिखा हुआ है सम ऑफ n इक्वल टू 3 से जा रहा, 3 to 20 और n की पावर 0। तो अब हम 3 से पुट करेंगे, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 20 तक जाएंगे। 20 किसी भी वैल्यू पर पावर 0, उसका मतलब हम 3 से लेकर 20 तक जाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 18। 1 को 18 टाइम ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, तो इसका सम आएगा 18। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 19, 20 एंड 18, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 18। आइए 11 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि थ्रू टर्म्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम ए डज नॉट लूज। सही ना, दो टीम है हमारे पास, वो एक मैच खेल लेंगे, प्रोबेबिलिटी उनकी दी भी नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ले लेते हैं, विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, ये भी हम कंप्लीट जीत रहे हैं। कह रहा है ये दोनों मैच खेलेंगे तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए डज नॉट विन, ए डज नॉट लूज, कि वो लूज ना करे, इसका मतलब वो विन करे। तो विन करने की डज नॉट, वो कह रहा है कि ए डज नॉट लूज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट लूज को हम जो है ना ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि दो टीम्स हैं, एक ए और एक बी है। सही है ना, वो दोनों जो है ना मैचेस खेलती हैं। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि ए डज नॉट लूज, यानी ए विन कर जाए। तो हमारे पास पहली कंडीशन नहीं दी हुई है कि ए की विनिंग की क्या चांसेस है और बी के विनिंग के क्या चांसेस है। तो अगर हम दोनों को सम प्रिंसिपल अप्लाई करें दोनों पर, तो रिजल्ट आना चाहिए दोनों का 1। तो सम प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 1। तो हमने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन 1/2, ए बी विन की वैल्यू 1/2 है। तो डज नॉट लूज यानी वही विन करे, डज नॉट लूज का मतलब विन कर जाए, तो वही आ जाएगा हमारे पास हाफ। तो ये हाफ लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म बताना है। हमारे पास एक्सपेंशन ये दिया हुआ है 12 में,
1 प्लस एक्स की पावर 1/3। ये तो कहीं रुकेगा ही नहीं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 अब चलता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें जो आएंगे वो आएंगे इनफाइनाइट। सही है ना, क्योंकि अगर इस पर होल पावर होता तो वहां जाकर रुक जाता वो। तो हमारे पास जो है ना 1/3 दिया हुआ है, तो इसलिए इनफाइनाइट आएगा। कह रहा था एक्सपेंशन 1 माइनस 2x, एक एक्सपेंशन दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस 2x की पावर -2। कह रहा है इज वैलिड, ये वैलिड हो जाएगा। कब वैलिड होगा? इफ, सही है ना, कंडीशन दी हुई है मॉड x लेस देन 0, मॉड x 1/2, मॉड x 2, मॉड x जो है ना लेस देन 1। तो ये उस सूरत में वैलिड होगा जब यहाँ पे हम पुट कर दें मॉड x लेस देन 1/2। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा हमारे पास मॉड x लेस देन 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 की पावर -2 0। वैलिड कंडीशन आ जाएगी इसकी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 14 एमसीक्यूज नंबर 14। ये भी थ्योरी है। कह रहा था ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर n इज सिमेट्रिक। इसका ग्राफ सिमेट्रिक कब बनेगा? जब पॉइंट x एक्सिस पर हो, y एक्सिस पर हो, ओरिजिन पर हो, नन। तो इसका ग्राफ सिमेट्रिक उस सूरत में बनेगा जब पॉइंट ओरिजिन पर हो। पार्ट नंबर 15 यानी एमसीक्यूज नंबर 15 डेफिनेशन है ये। यहाँ वो कह रहा है कि अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन, अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास? मिडिल पॉइंट कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा, और जो है ना या फिर कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा या फिजिबल पॉइंट कहलाएगा। वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 में वही बात कह रहा है कि अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन सो है ना वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। सही है ना, सॉल्यूशन रीजन का वो पॉइंट जहाँ दो उसके बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कर रहे होंगे, वो कहलाएगा कॉर्नर पॉइंट। ये डेफिनेशन है। 16 में हमारे पास दिया हुआ है 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। 2 sin 7 थीटा sin 16 में दिया हुआ है हमारे पास 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये दिया हुआ है 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा। तो हमारे पास फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा का, सॉरी sin थीटा इंटू sin अल्फा इंटू sin बीटा का, माइनस, सही ना, ये माइनस यहाँ होना चाहिए तब फार्मूला बनता हमारे पास कि cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की जगह 7 दिया हुआ है, बीटा की जगह ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा cos 9 थीटा माइनस 7 में से 2 निकालेंगे cos 5 थीटा। ये माइनस ऑपरेट कर दें तो ये आ जाएगा cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। तो इसका आंसर आएगा cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। दिया होगा ऑप्शन में हमारे पास cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस फार्मूले में यहाँ माइनस होता तो फिर हम ये माइनस नहीं लिखते, ये लिखते हैं। माइनस नहीं दिया हुआ है लिहाजा माइनस हमने यहाँ ऑपरेट कर दिया, तो इसका आंसर है cos 5 थीटा माइनस cos 7 थीटा। 17 का आंसर है, कह रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू। cos 2 थीटा में हमारे पास बहुत सारे फार्मूले थे, ये सारा ड्राइव किया हुआ है। वैसे इसका बेसिक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा फार्मूला आ जाएगा cos 2 स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो इसका इन टर्म्स ऑफ साइन फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, पहला भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है। फोर्थ में लिख रहा है कि ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। 18, ऑप्शन नंबर 18 में वो कह रहा है कि सर्कम रेडियस इन अ ट्राइंगल ABC, सर्कम रेडियस इक्वल होता है स्मॉल r इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s। सही है। अच्छा 19 में कह रहा है कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज, ये भी डेफिनेशन है कि इनवर्स फंक्शन उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव हो। ठीक है जी, तो बाइजेक्टिव लिखा हुआ है इसमें। एक सवाल ये दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स लास्ट वाला इक्वल है किसके? तो हमें पता है tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस tan इनवर्स एक्स, ये ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना
डीजे साइंस सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। कुछ डेफिनेशन है इसके और कुछ कंडीशन है जिन्हें हमें सॉल्व करके लिखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। आइए अब हम सॉल्व करते हैं दिल्ली कॉलेज का जो है ना एमसीक्यूज। गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, सेक्शन ए कर रहा हूँ मैं इसका भी, बी और सी में सॉल्व कर चुका हूँ। तो एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1 में सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओ। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। सवाल ये है 3 आउटा -2 और 2 -3 आउटा रेज टू द पावर -2। ये क्वेश्चन के तौर पे भी उन्होंने दिया हुआ है, मैंने सॉल्व कर दिया उसमें। इसका रियल पार्ट आएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट आएगा 0। देखिए कैसे आएगा, मैं दोनों सेम हो जाएंगे, या तो मैं ऊपर से -1 कॉमन ले लूँ या नीचे से ले लूँ, कहीं से भी ले लूँ। 3 आउटा -2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा 3 आउटा -2 रेज टू दी पावर -2। ठीक है, -1 को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा -1 की पावर -2, पावर -2 है ना ये, तो ये बच जाएगा 3 आउटा -2, ये भी हो गया 3 आउटा -2 की पावर -2 कैंसिल हो गया। ये प्लस हो जाएगा -1 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे, +1 1 बच जाएगा। ये बच गया 1 की पावर -2, इसका मतलब भी 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो इसमें इमेजनरी पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट आ गया 1, और इमेजनरी पार्ट नहीं है तो उसको हम भी इस तरह लिख सकते हैं 0 इंटू आउटा, तो इमेजनरी पार्ट है 0। तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट इसका बताना था, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 एंड 0। पहले एमसीक्यूज का आंसर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 9 किसके इक्वल है, सॉल्व करके बताना है। ये सॉल्व होगा, ये दिया हुआ 1 प्लस आयोटा और यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 9 किसके इक्वल है। अब ऐसा करें, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें तो पावर 9 हो जाएगा उसमें। आयोटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर आयोटा 9। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 9 किसके इक्वल है हमने बताना है। इन्हें सॉल्व करना है, या तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर 9 तक ओपन करना है, ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। हम इसे जो है ना यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, और यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा प्लस 1 9। सही है, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, इसे भी हम लिख दें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 9। ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 9। उसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 9। तो 1 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है आयोटा की पावर 9। -1 प्लस 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बच जाएगा 2 की पावर 9। 2 को 9 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 2 की पावर 9 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 9 512। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 512, तो हम लिख देंगे 512। तो ये मेरे एमसीक्यूज नंबर 2 था 512। एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में ये कह रहा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, वही जो अभी उसने जो है ना डीजे कॉलेज में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कह रहा आई ग्रेटर देन जे। आई क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जे। जब आई ग्रेटर देन जे होगा तो ये कहलाएगा अपर ट्राइंगुलर, आई लेस देन जे होगा तो वो कहलाएगा लोअर ट्राइंगुलर। तो यहाँ हम लिखेंगे अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये फॉर्म करेगा, सही है ना। देन ए स्क्वायर्ड अपर ट्राइंगुलर कहलाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, एमसीक्यूज नंबर 4। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका रैंक बताना है 2 5 2 और दिया हुआ है -8 11 -8 7 15 7। इसका रैंक क्या है। अभी इससे पहले डीजे वाले में मैंने सॉल्व किया और आपको बताया कि द नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जो है ना रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑपरेट करना होगा इसको जीरो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स बनते हुए कोई रो कम्प्लीटली जीरो हो जाए और जो रो बच जाएगा तो हमारे पास जो है ना नॉन जीरो रोज जितने भी होंगे वो सारे के सारे रैंक कहलाएंगे। तो टिपिकल काम हो जाएगा इसे सॉल्व करना। एक और हमारे पास जो है ना थ्योरी है। थ्योरी ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है
और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उस सूरत में रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। ये थ्योरी है, सही है ना। बजाय हम रैंक निकालने के डिटर्मिनेंट निकालना ज़्यादा आसान है। डिटर्मिनेंट निकाल के देखें, अगर नॉट जीरो आए तब इज नॉट इक्वल टू, यानी नॉन सिंगुलर हो, सिंगुलर ना हो तो 2 एज इट इज, इस ये और ये कैंसिल, ये बचेगा 11 माइनस 8 15 7, माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 5 2 15 और 7 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल 5 2 11 माइनस 8, तो ये 2 आ गया। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ गया 120, ये आ गया 8, 7 5 ज़ा 35 30, ये आ गया -7, 5 8 ज़ा 40 11 2 ज़ा 22, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 120 प्लस 77 प्लस 77 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 394, सबसे मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख दिया। 35 में से 30 निकालेंगे 5 8 5 ज़ा 40, और ये -7 है और ये भी माइनस का, ये भी दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का आ जाएगा। इसका मतलब जो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, बस हमें ये चेक करना था कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 हो जाएगा रैंक इसका। ठीक है जी, तो रैंक निकालना एक टिपिकल काम है, सही है ना। रैंक निकालने के लिए हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा है कि द नॉन जीरो फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, वो कह रहा है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, देन द एंगल बिटवीन ए और बी। वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सही है ना, वो कह रहा है ये यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसके बारे में कह रहा है कि इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और हमारे पास गिवन में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू, ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √2। हमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है √2, ये भी दिया हुआ है √2 साइन थीटा, √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा, थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। साइन हाफ कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री का होता है, तो हम लिख देंगे π/6, ऑप्शन में दिया हुआ है π/6 एंगल। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ आई जे के प्लस, ये लिखा हुआ है 6 में आई जे के प्लस, और ये लिखा हुआ है के जे आई ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, आई में के ऐड करेंगे, जे में जे ऐड करेंगे, के में आई ऐड करेंगे, इसको ज़रा अरेंज करके लिख दें, आई जे नहीं है यहाँ पे 0 लिख दें, के, ये हो जाएगा 2j, आई भी नहीं है यहाँ पे 2j, के भी नहीं है यहाँ पे 0 लिख दें, और आई है हमारे पास, जे नहीं है यहाँ पे 0 लिख दें, और के है यहाँ पे। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 0 1, ये हो जाएगा 0 2 1 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1, डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर लें 1, ये और ये कैंसिल 2 0 0 1, ये तो 0 है -0 हो जाएगा ये सब, इसे छोड़ दें, प्लस के 1 दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल 0 1 2 0 0 1 2 0। ठीक है जी, ये तो 0 हो गया, ये बच गया 1 2 1 2, और ये +1 0 -2, तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 आ जाएगा 0, तो इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0 0, ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 0। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 7 दिल्ली में लिखा हुआ है, एमसीक्यूज नंबर 7 में लिखा हुआ है द सम ऑफ 100 एम्स बिटवीन 2 एंड 100, सही है ना। 100 एम्स का सम निकालना है बिटवीन 2 एंड 100 के दरमियान, जो है ना क्या आएगा हमारे पास, ये बताना है। वो 100 एम जो है वो बिटवीन 2 और 100 के दरमियान है, यानी पहला एम दूसरा एम 100 तक जा रहा, और ये 100 के दरमियान, ये हो गया ये भी हो गया। सम निकालने का फार्मूला हम यूज़ कर लें n/2 a + l लास्ट टर्म, एंड हमारे पास जो है ना 100 एम है हमारे पास, सम ऑफ 100 एम का सम निकालना है ना हमने। ठीक है जी, तो 100
एम दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 2, ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 102 डिवाइडेड बाई 2, 50 आ जाएगा। 50 को 102 से मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन में आंसर दिया होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 102, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 5100। सही है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि द सम ऑफ 100 एम का सम निकालना है, 100 एम का सम निकालना है जो लाई करना है बिटवीन 2 एंड 100। तो एन दिया हुआ है 100, 100 लिख दिया 2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ये, लास्ट टर्म दिया हुआ है 100 हमारे पास, तो ये आ गया 5100। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमारे पास 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में वो कह रहा कि इफ nth टर्म दिया हुआ है और nth टर्म की कंडीशन ये दी हुई है a n माइनस 3 इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2n माइनस 5। हमें कह रहा है कि फाइंड द 18 टर्म, सही ना, सॉरी फाइंड द 15, देन इट्स 15 टर्म। हमने क्या निकालना है, 15 टर्म निकालना है। तो यहाँ n की जगह 18 पुट करेंगे तभी तो 18 माइनस 3 15 आएगा, तो n की जगह हमने 18 पुट करना है, 36 माइनस 5 ये आ जाएगा 29। 29 ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 में वो कह रहा कि जो है ना सम निकालना है 2 to 20, ये निकालना है सम, n जा रहा 2 to 20 तक, और ये लिखा हुआ है 100 n रेज़ टू द पावर 0, तो इस 100 को बाहर निकालना है। सम ऑफ n जा रहा 2 to 20 तक और n की पावर 0, तो 2 से पुट करना शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 3, अभी किया है मैंने ऐसा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म बनेंगे 19, 1 ये भी 1 ये भी 1, 19 टाइम 1 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। 19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1900, ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 10, ये लिखा हुआ है टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इसेंशियल। ये हमने जो है ना किसी डीजे आदमजी दिल्ली या पीसी में से किसी एक के पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसे मैंने सॉल्व किया, वहाँ पे ऑप्शन में मौजूद है, देख लीजिए। मैं वैसे ही आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसेंशियल में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना बनेगा व्हेन 2 s आर टुगेदर, जब दोनों एस एक साथ हो। इसेंशियल दोनों एस एक साथ हो, तो दोनों एस एक साथ होंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर 9 थे 8 बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा 40320। ये देखिए जी, ये हमने सॉल्व करना है इसे। कह रहा है टोटल अरेंजमेंट जो है ना एफिशिएंशियल का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है व्हेन 2s जो है ना आर टुगेदर एक साथ आ जाए। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का फार्मूला होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p इंटू क्यू। इसमें दो एक जैसे हैं कि एक जैसा और एक एक जैसा, बाकी सारे डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2s एक साथ आए तो 2, लेकिन काउंट होगा ये एक, तो इसलिए यहाँ 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास ये 8 फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये आ गया 40320 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसे डिवाइड कर दें 2 से तो ये आंसर आ जाएगा 20160। तो ये हमारे पास आंसर है 20160। ठीक है जी। 11 एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में एमसीक्यूज नंबर 11 में वो कह रहा है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, हमारे पास गिवन है पी, हमारे पास गिवन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इक्वल टू 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, सॉरी 1/6 गिवन है, 1/4 गिवन है, 1/4। तो हमें कह रहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू दी हुई है 2/3, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, तो आ जाएगा 1/6। 11 का आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास। 12 में कह रहा है हमारे पास 1/6। 12 में कह रहा है कि द बाइनोमियल एक्सपेंशन x + 1 ओवर x की पावर 8 सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ ओड कोएफिशिएंट, ये दिया हुआ है x + 1 ओवर x की पावर 8। हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑड कोएफिशिएंट का जो है ना हमने जो है ना सम निकालना है, ऑड का निकालना हो इवन का निकालना हो, सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल आता है हमारे पास ऑड इवन या सम ऑफ कोएफिशिएंट, तीनों का फार्मूला एक ही है 2 raised to the power n।
तो n दिया हुआ है 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 64, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 64, तो 12 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 64। ये किसी और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी और पेपर के, वहाँ भी लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सही ना, सम निकालना था बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, यही फार्मूला लिखा, ऑड कोएफिशिएंट का सम का भी यही फार्मूला है और इवन कोएफिशिएंट के सम का भी यही फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास 13 में हमारे पास एक सीरीज गिवन है, 13 में सीरीज ये गिवन है 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, डॉट 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 चलता चला जाएगा। हमने इसको बैक करके बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है कि क्या आएगा। मैंने आपको ये तो हमें याद करवाया गया बाकायदा कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल खोलेंगे तो ये आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसी तरह प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 लिखेंगे तो ये आएगा, लेकिन प्लस 3 लिखेंगे तो 1 टाइम माइनस में आएगा और 1 टाइम प्लस में आएगा। तो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा, लिखा हुआ है आपके पास ऑप्शन में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, तो प्लस में आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 14 में यानी एमसीक्यूज नंबर 14, फंक्शन ये दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, हमने इस फंक्शन का रेंज निकालना है, सही ना। अगर हमें जो है ना यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है कि क्या आएगा इसका रेंज, वैसे अगर हम निकालेंगे रेंज वैल्यू ऑफ फाइव को कहते हैं, रेंज डिपेंड करेगा इस पर किसी भी मैंने आपको बताया रेंज पढ़ाते हुए कि ये पोलिनोमियल फॉर्म है, पोलिनोमियल फॉर्म का रेंज जो होता है 1 होता है, सॉरी आर होता है, किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का रेंज जो होता है वो प्लस माइनस आर होता है हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी हमारे पास इंस्टॉल है, तो इसका अगर रेंज हम निकालना पड़ जाए तो रेंज हम निकालेंगे, ये इक्वल हो जाएगा प्लस आर और यूनियन 0, सही है ना, 0 भी इसमें शामिल होगा, आर 0 से स्टार्ट नहीं होता तो यहाँ 0 भी हम पुट करेंगे तो 0 पर भी ये रिजल्ट देगा, तो रेंज ही आ जाएगा। लेकिन उसने इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि जो है ना माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा 0 और 1, ये है हमारे पास रेंज इसका। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 में दिया हुआ है, एमसीक्यूज नंबर 15 में दिया हुआ है कि द सॉल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी, सही ना, आर रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड डैश रीजन, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास जो है ना फिजिबल रीजन कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन, ये भी डेफिनेशन है। 16 एमसीक्यूज नंबर, ये बाय डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 9 में आपके पास, वहाँ जो ना सारी कंडीशन दी हुई है कि द पीरियड ऑफ -2/5 sec 2x/3, हमने पीरियड निकालना है -2/5 sec लिखा हुआ है 3 sec 3x/pi, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के, यानी यहाँ सॉल्व होने के बाद 2 पाई आ जाएगा तब ये सॉल्व होगा। तो हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स की जगह अगर हम पुट कर दें 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बच जाएगा। सेक रेसिप्रोकल है कॉस का तो 2 पाई आ गया हमारे पास इसके एंगल में, इसका मतलब जो है ना ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, लेकिन पीरियड इसका आना चाहिए 2 पाई स्क्वायर ओवर 3। तो साइन और कॉस को अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके एंगल में हमें सॉल्व करके 2 पाई लाना होता है, क्योंकि वो उसी पर रिपीट करेगा अपने आप को, और 10 रिपीट करता है हमारे पास जो है ना पाई पर, कि अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है, तो 10 का पीरियोडिक फंक्शन पाई है, तो इसका पीरियड आ जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर ओवर 3। हमारे पास 17 में दिया हुआ है, कह रहा है इन एनी ट्राइंगल ए माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, हमें पता है एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, 2 को यहाँ ले आए तो एस 2s इक्वल होता है प्लस, हमें कह रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, तो हम इसे पहले प्लस फॉर्म में ले आए, बी प्लस में नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से प्लस लिख दिया बैलेंस करने के लिए, और ये पहले से दिया हुआ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा -2b, ये इक्वल होता है 2s के, और ये हो जाएगा -2b, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा s माइनस बी, मुझे नहीं पता इस फॉर्म में दिया हुआ है या मैं देखता हूँ आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसने आंसर दिया हुआ है हमारे पास 2 इंटू एस माइनस बी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एस माइनस बी, 17 था। 18 एमसीक्यूज नंबर 18 में वो कह रहा कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तीनों फार्मूले दिए हुए, ऑल ऑफ दीज आएगा, कॉस थीटा आएगा ऑल ऑफ दीज, अभी मैंने किया है डीजे कॉलेज के पेपर में, वहाँ कॉस 2 थीटा लिखा हुआ था,
कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास तीन आ जाएगा। कॉस थीटा का एक हाफ एंगल फार्मूला ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इन टर्म्स ऑफ कॉस निकालेंगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और इन टर्म्स ऑफ साइन निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये सारे फार्मूले मैंने चैप्टर 10 में ड्राइव किया हुआ है। आपका चैप्टर 10 और 11 मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है, कंप्लीट एक्सरसाइज डाली हुई है, सही है ना। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो यही आया हमारे पास। रेंज ऑफ साइन इनवर्स बताना है हमने एक्स। इसमें कहना है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंगल फॉर्म में आएगा तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अगर साइन एक्स होता तो रेंज होता माइनस वन से वन तक, तो एंगल में देगा तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अच्छा 20 में दिया हुआ है टेन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो देन एक्स किसके इक्वल होगा, टू एक्स यहीं रखें, ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन। कैलकुलेटर आपको दे देगा 45 माइनस पाई बाई फोर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस पाई बाई एट 20 माइनस पाई बाई एट। ठीक है, इसमें पहला एमसीक्यूज दिया हुआ हमारे पास पीसी में कि आयोटा की पावर जो है ना 256, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 256 क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज नंबर 1 है। वो कह रहा है कि आयोटा की पावर 256 किसके इक्वल होता है। तो हमें पता है आयोटा को हम स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ये 128 आ जाएगा। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो है ना 256 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस वन के ऊपर है, और किसी नेगेटिव वैल्यू पर पावर पॉजिटिव जो है ना इवन आ जाए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे पास द रियल पार्ट ऑफ, ये इससे पहले भी एक और जो है ना पेपर में दिया हुआ था, मेरा ख्याल आदम जी में दिया हुआ था, आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। हमें रियल पार्ट बताना है, तो आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है, 3 आयोटा माइनस टू, तो माइनस टू पहले लिख देंगे, 3 आयोटा बाद में लिख देंगे। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो हमें रियल पार्ट बताना था इसमें, माइनस टू 3 में दिया हुआ है लेट के बी ए स्केलर एंड ए बी सी बी द स्क्वायर मैट्रिसेस, सही है ना, ऑफ द जो है ना सेम ऑर्डर के हैं। देन हमें कह रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, सही है ना। के बारे में कह रहा है स्केलर क्वांटिटी है, और ए बी सी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर के, तो जो है ना के इंटू ए बी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, जो स्केलर है ये एज इट इज रहेगा, ये ट्रांसपोज इस पर अप्लाई होगा। तो ये रूल के मुताबिक जो है ना मैट्रिसेस के ऑर्डर के मुताबिक सी पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास के इंटू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है, ये प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास आंसर है। ये करा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवोल्यूटरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी कहलाएगा कब, जब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब हमारे पास उस स्क्वायर मैट्रिक्स को का पावर 2 निकालें और वो इक्वल आ जाए आई के, तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी। ये हमने सॉल्व भी किया हुआ है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, तो इट इज कॉल्ड जो है ना इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। पार्ट एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाई वेक्टर ए बी एंड सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने का फार्मूला आपके पास यही फार्मूला है जो आपने याद रखना है, ए बी सी। एमसीक्यूज नंबर 6, वो कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एचपी इज जो है ना -1/3, एचपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5, और एचपी का फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 1/5। फाइंड द नाइन्थ टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली है। अच्छा एचपी रेसिप्रोकल होता है एपी का, अगर मैं इसे एपी में कन्वर्ट कर दूं तो एपी इक्वल हो जाएगा -3 के, और फिफ्थ टर्म निकालेंगे एपी का फिफ्थ टर्म निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अच्छा फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, एपी का फिफ्थ टर्म निकाल, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है a + n - 1 × d। टर्म फिफ्थ
ए दिया हुआ है -3, एन फिफ्थ टर्म है, डी निकालेंगे हम। फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये एच पी की दी हुई है, हम ए बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे 4d, इसको यहाँ ले आएंगे तो 5 + 3 4d, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास ए बी आ गया और डी बी आ गया। हमें निकालना है नाइन्थ टर्म, एच पी का नाइन्थ टर्म निकालना है, हम ए पी का नाइन्थ टर्म निकालना है, उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे 9, ए की वैल्यू -3 9 -1, डी की वैल्यू 2 -3, 8 + 2 16 13 आ जाएगा। तो 9 टर्म ऑफ एच पी आ जाएगा 1/13, दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में 1/13। एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने बताया कि एच पी रेसिप्रोकल होता है ए पी का। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1/3, इसे ए पी में कन्वर्ट करेंगे तो ए की वैल्यू -3 लेंगे। फिफ्थ टर्म एच पी का दिया हुआ है, सही है ना, फिफ्थ टर्म की वैल्यू हम ले लेंगे 5, चूँकि मैंने ए पी में कन्वर्ट कर दिया तो फिफ्थ टर्म निकाल लिया, हमें यहाँ से डी निकाला है, हमें 9 टर्म निकालना है तो ए पी का 9 टर्म निकाला, उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, 13 आया हमारे पास, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, एच पी का 9 टर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था, यानी एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 7 में वो कह रहा इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन, सॉरी 7 ही था ये एमसीक्यूज नंबर जो है ना 6 नहीं है, 7 नहीं है, मैंने 6 में कर दिया। तो एमसीक्यूज नंबर 1 2 3 4 5, अब मैं 6 करने जा रहा हूँ। 6 में कह रहा वो कि इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a1, एक वेक्टर है हमारे पास a1 दिया हुआ है, a1 a2, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और वेक्टर दिया हुआ हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 3 और -3, कह रहा है इसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर जो है ना दिया हुआ है इज -2 1 और 4, -2 और 1 और 4, हमें कह रहा फाइंड द टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट A2 हो जाएगा। इसका फार्मूला ये बनेगा A2 - A1, और वैल्यू दी हुई है वेक्टर की, हम A1 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा A1 + 1, 3, -3, A1 की वैल्यू दी हुई है इनिशियल पॉइंट की -2 1 4 प्लस 1, 3, -3 ऐड कर लें, -2 + 1 1 + 3 4 -3, तो ये हो जाएगा -1 4 और 1, तो ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -1 4 1, -1 4 और 1। और वो एच पी वाला जो मैं आपको समझा चुका वो ये है, वो कह रहा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एच पी जो है ना -1/3, तो मैंने कहा इसे एपी में कन्वर्ट कर लें, तो फर्स्ट टर्म को एपी में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है हमारे पास एच पी की 1/9, तो हमने उसे 1/5 दी हुई है, तो हम उसे 5 लिख लें एपी में कन्वर्ट करने के बाद। हमें 9 टर्म निकालना है एच पी का, तो पहले हम ए तो दिया हुआ है, डी निकाल लें इसकी मदद से। हमें पता है ए एन इक्वल होता है A + n - 1 × डी। ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 -3, एन दिया हुआ है 5 5 - 1 डी, ए फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 5 -3 + 4d, इसको यहाँ ले आएंगे +3 हो जाएगा 4d, तो डी की डी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 5 और 3 8 / 4, डी की वैल्यू आ गई 2। ये हमने ए और डी निकाला। अब हम निकाल लें नाइन्थ टर्म, तो A + n - 1 × डी, ए दिया हुआ है -3, टर्म नाइन्थ निकालनी है हमने, डी दिया हुआ है 2, तो ये -3 8 2 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। ये ए पी का निकाल लिया हमने, एच पी का निकालना है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दे, सही है ना, यही बताया था मैंने आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में वो कह रहा, एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा कि a - b / b - c = a/c, देन ए बी एंड सी आर की, ये क्या कहलाएगा, ए पी कहलाएगा, जी पी कहलाएगा, एच पी कहलाएगा। कंडीशन दी हुई है a - b / b - c = a/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a इक्वल हो जाएगा b - c के c इंटू a - b, a इक्वल नहीं होगा, a इंटू b - c, ये हो जाएगा ab - ac, ये हो जाएगा ac - bc, ठीक है जी। तो ये जो है ना ए सी को वहाँ ले जाएं और बी सी को यहाँ ले आए, ए बी + बी सी, और ये हो जाएगा ए सी + ए सी, तो ये हो जाएगा 2ac, यहाँ से b कॉमन ले लें तो बच जाएगा a + c, इसको यहाँ ले आए, b इक्वल हो जाएगा 2ac / a + b, सही है, यहाँ पे होना चाहिए 2ab / a + b होता है, a - b, सवाल देखने दोबारा, a - b / b - c, a - b / b - c = ac,
ए प्लस सी, ये मैंने यहाँ से गलत कॉमन लिया। ये देखिए जी, एमसीक्यू नंबर 8 दिया हुआ है, कह रहा है ये कंडीशन दी हुई है, हमें ये बताना है ये एपी है, जीपी है या एचपी है। तो जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, इस माइनस ए सी को वहाँ ले जाएं और बी सी को यहाँ ले आए, ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी, तो हो जाएगा 2ac, यहाँ से b कॉमन ले लें तो बच जाएगा a प्लस सी, b निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ये hp का फार्मूला है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है hp बिटवीन, यानी b जो है वो hp का काम कर रहा है बिटवीन a एंड c के दरमियान। सही है, तो hp होगा तो हम लिखेंगे 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास। ये 8 था। 9 में कह रहा है कि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 15 क्यूब तक जा रहा। सही है ना, हमने सम करना है, एक सीरीज दी हुई है हमारे पास क्यूब फॉर्म में, सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर, लास्ट टर्म इसकी 15 है। तो सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n दिया हमें लास्ट टर्म 15, ये हो जाएगा 15 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल लें, ऑप्शन में आंसर दिया होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका स्क्वायर निकाल लें, ये आ गया 14400, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 14400। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ये आ गया 14400। पार्ट नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए वो कह रहा है कि 2 टीम है, एक ए है और एक बी है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ही, डज नॉट लूज द मैच। तो हम पहले तो ये निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो है ना 2 टीमें हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएगा हमारे पास, ए के जीतने की जो है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है, और डज नॉट जीतने की क्या होगी, हम डज नॉट निकालेंगे तो पी ए प्राइम लिख जाएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 होती है, 1 में से हाफ निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। हमारे पास जो है ना 2 टीमें हैं, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि 2 टीमें, एक का नाम ए और एक का नाम बी है, दोनों मैचेस खेल लेंगे हमारे पास। हमें कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डज नॉट लूज अ मैच ए जो है ना मैच जीत जाए, विन कर जाए, लूज ना करे। सही है ना, तो ए के विन की प्रोबेबिलिटी है, बी की भी यही होगी हमारे पास क्योंकि 2 ही टीमें हैं। सही है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएगा, इसका 1 इसका 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, मैंने बताया था। तो डज नॉट जो है ना लूज अ मैच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। एमसीक्यू नंबर 12। सही है, नॉट का जब भी लफ्ज आएगा 1 में से माइनस कर देंगे अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी की तो 2 टीमें, पहली वाली टीम की प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/2, दूसरे की भी 1/2। डज नॉट की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे जिसकी डज नॉट की निकालनी है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 12, NC6 और NC12, ये दिया हुआ है हमारे पास, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, NC6 NC12। हमारे पास एक फार्मूला था NCR इक्वल था NCN माइनस आर के, तो इनमें से किसी एक को इस फार्मूले के मुताबिक लिख दें NCN-6 और ये है NC12, ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, n-6 इक्वल हो जाएगा 12 के, n इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 6, n की वैल्यू आ जाएगी 18, तो 18 ही गिवन है हमारे पास आंसर में। सही है ना। 13 में क्या कह रहा, 13 में कह रहा है कि इफ इन जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस 1/a, बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है a प्लस 1/a, हमें कह रहा है कि जो है ना कैलकुलेट करके ये बताइए द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज, जो हम इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा, पहली टर्म ओपन करेंगे a की पावर n, दूसरी टर्म NC1, ये कोएफिशिएंट है NC1 NC2 NC3 NC8 तक जाएगा, उनका सम क्या आएगा। तो किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो होता है NC0 NC1 NC2, ये थ्योरी के मुताबिक इसका सम होता है 2⁻n। तो 2 और n दिया हुआ है हमारे पास है, 2 की पावर 8, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 256 दिया हुआ है इसमें हमारे पास 256, निकाल के देख लेते हैं, 2⁻8, 2⁻8, 256 ऑप्शन में भी गिवन है। 13 का आंसर है किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम
किसी भी बाइनोमियल टर्म के कोएफिशिएंट का सम जो है ये फार्मूला है 2 की पावर n, उससे निकालेंगे हम। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट नंबर यानी एमसीक्यू नंबर 14 दिया हुआ है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको हमने बैक करके लिखना है। सीक्वेंस ये दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5, चलता चला जाएगा डॉट 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 करके। उसने यहाँ तक तो नहीं दिया हुआ है, क्यूब तक दिया हुआ है, सही है ना। उसने ये क्यूब तक दिया हुआ है, ये आएगा तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होगा -1। और अगर ये यूँ होता 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब और डॉट 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 चलता चला जाता, तो हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -2। तो यहाँ ऊपर वाली कंडीशन दी हुई है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1। पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 15 में हमारे पास दिया हुआ यानी एमसीक्यूज नंबर 15 में दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमें बताना है ये इवन है या ऑड है। फंक्शन ये दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है फंक्शन में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जगह माइनस वैल्यू पुट कर दें और फंक्शन रिटर्न आ जाए, तो देन इट इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन। और अगर माइनस साइन बाहर आ जाए, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ये रिटर्न आ गया हमारे पास। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स के। देन गिवन फंक्शन इज इवन, अदरवाइज ऑड होगा। एमसीक्यूज नंबर 16, एमसीक्यूज नंबर 16 में इसने दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है इफ एफ एक्स एंड वाई 5x प्लस 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, लिखा हुआ है 5x प्लस 4y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें ये बताना है कि वो कह रहा है हमारे पास भी जो है ना फंक्शन है, एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, और उसके कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं 5 4 0 0 4 0 0 6, ये दिया हुआ है 5 4 0 0 4 0 0 6 0 4 या 0 6, 4 0 और 0 6 दिया हुआ है। कह रहा देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट, ये फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा ये बताना है। दोनों पॉइंट पुट कीजिए, बारी बारी देख लेंगे। इसमें x की जगह पुट कर दें 5 और y की जगह पुट कर दें 4, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16, ये हो जाएगा 41। और अगर इस फंक्शन में हम ये वाला पॉइंट पुट करें तो 0 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, रिजल्ट आ जाएगा 0। इस फंक्शन में हम ये तीसरा पॉइंट पुट करें 4 और 0, तो x की जगह 4 और y की जगह 0 है, तो 5 4 या 20 आ जाएगा, सही है। ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास फंक्शन का। और 0 और 6 पुट करें इस फंक्शन में, तो x की जगह 0 y की जगह 6, तो ये हो जाएगा 24। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये आ गया, मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया। तो फंक्शन मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट पर 5 और 4 पर, तो कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम 5 और 4। एमसीक्यूज नंबर 17, सही है जी। एमसीक्यूज नंबर 17 में वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ angles are allied angles of basic angle theta if the sum of difference of any two of them gives the integral multiple of, जो है ना allied angle में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का होता है या फिर π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फार्मूला है हमारे पास पार्ट नंबर 18, पहला ही फार्मूला था कि allied एंगल निकालेंगे तो फार्मूला है n इंटू π/2 प्लस माइनस जो एंगल दिया हुआ है वो पुट करते जाएंगे, प्लस भी करते जाएंगे माइनस भी करते जाएंगे, या π/2 की जगह 90 लिख लें, रेडियन में लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 18 दिया हुआ है, सही है। एमसीक्यूज नंबर 18 में हमारे पास सवाल ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके नीचे लिखा हुआ है हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक के, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है जो है ना कोसेक थीटा के। तो 1/sec कॉस थीटा है, ये आ जाएगा 1/sec, 1/sec इक्वल होता है कॉस के, ये साइन थीटा है, 1/cosec इक्वल होता है साइन थीटा के। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है जी। पार्ट नंबर तो यानी एमसीक्यूज नंबर 19 वन ऑप्शन में दिया हुआ है आपके। एमसीक्यूज नंबर 19 में कह रहा
कि R1 R2 R3 किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है R1 R2 R3 किसके इक्वल है, R इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, और ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये रूट से बाहर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 20, एमसीक्यूज नंबर 20 में दिया हुआ है हमारे पास कॉस साइन इनवर्स माइनस हाफ किसके इक्वल होता है, ये दिया हुआ है एमसीक्यू, कॉस साइन इनवर्स माइनस हाफ किसके इक्वल होता है, तो कॉस साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल होता है -30 के, सही है, कॉस -30, तो इसको बाहर में कॉस -30 इक्वल होता है cos 30 के, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30 इक्वल होता है √3/2 के, तो √3/2 लिख दिया। ये एमसीक्यूज हो गया आपके। तो पीसी का पेपर कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इंशाल्लाह, मैं डीजे की कोशिश करता हूँ आपके लिए सॉल्व करने की। दिल्ली भी है मेरे पास टाइम रहा तो यकीनन सॉल्व करूँगा। सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि कुछ सॉल्व कर दें, तो आदम जी उनको बाई हैंड मैंने जो है ना सॉल्व करके दिया हुआ है। डीजे कॉलेज का सेकेंड ईयर वालों के लिए, आपके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, उनके लिए भी 1-2 पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बोर्ड पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।